हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी लर्न टू फाइंड योर पाथ में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी में 2019 में प्रीवियस ईयर्स हुए थे, उनका आज हम रीजनिंग का सेट करेंगे। जो 6 मार्च को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, उसका हम रीजनिंग का सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पीटी को 810 के रूप में लिखा जाता है, तो एनएलआर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये P है, ये T है, इसे लिखा जाता है 810 इस तरह से। तो अगर हम देखें तो P की प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 16 और T की होती है 20। तो यहाँ मैं सीधे सीधे देख पा रहा हूँ कि यहाँ 16 का 1/2 करा है और यहाँ पर 20 का, जिससे कि 810 आया है। हम देखते हैं क्या एनएलआर में एनएलआर का क्या कोड बनेगा इस तरह से। तो n की प्लेस वैल्यू होती है 14, l की होती है 12 और r की होती है 18। तो 14 का हाफ हो जाएगा 7, 12 का हो जाएगा 6 और 18 का हो जाएगा 9। यानी इसका जो कोड बनना चाहिए वो बनेगा 769। और 769 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज माई राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें सीरीज दी गई है और हमसे कहा है कि ऑप्शंस में से हमें वो विकल्प चुनना है जो कि इस खाली जगह को भर सके। तो मैं देखता हूँ, पहले मैं ये सीरीज को लिख लेता हूँ। ये है 2, 7, 5, 10, 8 एंड 13। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है इस तरह से। ये एक अल्टरनेट सीरीज है, यानी एक छोड़कर एक, ये इस तरह से वर्क कर रही है, इस तरह से। यहाँ पर भी +3 चल रहा है, यहाँ पर भी +3, ये भी +3 और ये भी +3। तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो 8 के बाद +3 होना चाहिए, जो कि हो जाएगा 11। और 11 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज माई राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझसे कहा है कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। और प्रश्न है, कितने चित्रकार ना तो डॉक्टर हैं ना ही खिलाड़ी। तो इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि जो डॉक्टर को दिखा रहा है वो ये सर्किल दिखा रहा है, पेंटर को ये ट्रायंगल दिखा रहा है और खिलाड़ी को दिखा रहा है ये रेक्टेंगल यानी आयत। और मुझसे पूछा है कितने चित्रकार ना तो डॉक्टर हैं ना ही खिलाड़ी। यानी हमें वो चित्रकार या पेंटर ढूंढने हैं जो कि ना तो सर्किल में आ रहे हो ना रेक्टेंगल में। तो वो हिस्सा है ये वाला जो कि ना तो सर्किल में है ना ही रेक्टेंगल में। और इसमें हमें जो नंबर दिया है वो है 9। यानी कि मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज माई राइट आंसर। और है मेरा, 4 भाई PQR और S होटल जाते हैं। वे 4 कमरे 301, 302, 303 और 304 बुक करते हैं। P और R के कमरों की संख्या का योग 603 है। R और S के कमरों की संख्या का योग 604 है। तो हमें पता करना है कि PQ और R के कमरों की संख्या का योग क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहले, जैसा कि पहले मुझे दिया है कि P और R के कमरों की संख्या का योग है 603। और अगर मैं इनमें देखूं रूम नंबर्स में, तो 603 केवल एक ही तरह से बन सकता है, 301 और 302 को जोड़ने पर। तो ये इस तरह से बन गया। अब मुझसे कहा है कि R और S के कमरों का योग है 604। R और S के कमरों का योग है 604। तो 604 बनने के लिए यहाँ केवल एक ही तरीका है, वो है 301 और 303 को जोड़ देना। तो अगर मैं देखूं तो R यहाँ भी है, R यहाँ भी और 301 यहाँ भी, यानी R का रूम नंबर हो गया 301 और P का हो जाएगा 302 और S का हो गया 303। अब मुझसे पूछा है कि P, Q और R के कमरों का योग क्या है। तो चलिए देखते हैं। जैसे P का हो गया 302, R का हो गया 301 और यहाँ पर एक ही टर्म यूज नहीं हुआ है Q के लिए, वो है 304। तो Q का रूम नंबर हो जाएगा 304 और इन सबको जोड़ने पर ये आएगा 907। और 907 मुझे दिया है मेरे तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन मेरा सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, मेरा कि AMPDQRW और B
एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। डी ए के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है जो एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है। पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जो कि एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। आर डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जो कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। तो इसके लिए पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं सर्किल का। ये इस तरह से बनेगा। और ये 8 लोग हैं तो इन 8 लोगों को हम बिठालते हैं सर्किल में। ये इस तरह से बैठेंगे। पहले हमसे कहा है डी ए के बाएं से चौथे स्थान पर है। तो अगर ए यहाँ है तो डी ए के बाएं से चौथे यानी यहाँ से चौथा ये हो जाएगा। अब देखते हैं जो एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है तो जो का यूज हुआ है ये हुआ है ए के लिए, यानी ए जो है वो एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी एम हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि दाएं से तीसरा ये हो जाएगा। अब है कि पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जो एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी जो का यूज हुआ है क्यू के लिए, यानी क्यू जो है वो एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो एम के बाएं से तीसरा स्थान हो गया ये, और क्यू है यहाँ पर, और फिर पी बैठा है पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी पी क्यू के बाएं से तीसरे है तो बाएं से तीसरा ये हो गया तो पी यहाँ होगा। अब है कि आर डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। आर डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है जो कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो अगर मैं बी को यहाँ बैठालता हूँ तभी दाएं से दूसरा स्थान मुझे खाली मिलेगा। तो मैं अगर बी को यहाँ बैठाल दूँ तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन था, इसके दाएं से दूसरे स्थान पर था डब्ल्यू, और आर डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो दाएं से तीसरा स्थान 1 2 3, तो आर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इनका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब मुझसे पूछा है कि निम्न में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं बैठा है, यानी पहला व्यक्ति सॉरी दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं है। तो इसमें हम देखते हैं आर और एम। तो पहला व्यक्ति सॉरी दूसरा व्यक्ति पहले के दाएं होना चाहिए, जबकि यहाँ तो उल्टा है, यहाँ पर तो आर दाएं है तो ये गलत हो गया। क्यू बी, तो इसमें बी को क्यू के दाएं होना चाहिए जबकि इसका उल्टा है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। एम डी, इसमें डी को एम के दाएं होना चाहिए तो यहाँ पर तो डी बाएं है तो ये भी गलत हो गया। अब जो मेरा ऑप्शन बचता है ऑप्शन 4 यही राइट आंसर हो जाएगा। ये मुझे दिख भी रहा है कि बी ए के दाएं है, ये राइट हैंड पर है, तो ये हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन 6 में हमसे कहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत शब्द का चयन करें। यानी इन चारों में से कोई एक शब्द अलग है, हमें वो बताना है। तो अगर मैं देखूं बाइबल, यहूदी, कुरान और भगवत गीता में, बाइबल, कुरान और भगवत गीता तो धार्मिक ग्रंथ हैं जबकि यहूदी एक अलग धार्मिक ग्रंथ है, सॉरी अलग ही धर्म है यहूदी एक। तो यानी मेरा जो सही जवाब हो जाएगा असंगत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यहूदी करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर एक रिक्त स्थान है, हमें पता करना है कि इसमें क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पर ए बी दिया है और नेक्स्ट में ए बी को पलटकर बी ए कर दिया गया है। फिर यहाँ पर ए बी सी है तो यहाँ पर सी बी ए है, यानी इसे पलट दिया गया है बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पर ए बी सी डी है तो अगर इसे भी पलट देंगे तो ये हो जाएगा डी सी बी ए, डी सी बी ए, और डी सी बी ए मुझे दिया है मेरे फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन मेरा हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मुझसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ मुझे एक क्वेश्चन फिगर दिया है और नीचे मुझे 4 ऑप्शन फिगर दिए और मुझे पता करना है कि इस क्वेश्चन फिगर की जो खाली जगह है क्वेश्चन मार्क वाली इसे कौन सा फिगर पूरा करेगा। तो चलिए देखते हैं।
अगर हम इस आकृति को पूरा करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगी यहाँ पर, और यहाँ पर एक इस तरह से रेखा आएगी यूं, और यहाँ पर एक सर्किल होगा। और इस तरह की आकृति अगर मैं ठीक से देखूं तो मुझे दिख रही है केवल ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल यही आकृति है, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करें। तो जैसा कि है दांत काटना, यानी दांत का काम है काटना, तो उसी तरह से हमें नीचे चारों ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा इसी तरह संबंधित है। तो पहला है झाड़ू उड़ना, तो झाड़ू का उड़ना से कोई संबंध नहीं है। दूसरा है पैर चलना, तो ये बिल्कुल सही संबंध है, पैर का काम चलना ही होता है। बाकी भी हम चेक कर लें तो भोजन, गंध, ट्यूबलाइट, गर्मी, इनका आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं है। यानी मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ तो फिगर बने हैं, इसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो हमें पता करना है। तो अगर मैं पहले फिगर में देखूं तो ये 14, 16 और यहाँ बना है 452। तो अगर मैं देखूं कि मैं 14 का स्क्वायर कर देता हूँ, फिर 16 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 16 का 256, और जब इसे जोड़ते हैं तो ये आता है 452। तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये 452 आया है वो 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करने से आया है। तो इसी तरह से मैं यहाँ करके देखता हूँ, 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 17 का होता है 289। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आता है 458, यानी यहाँ आएगा 458, और 458 मुझे दिया है मेरे फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 11 मुझसे कहा है कि वह विकल्प चुने जो कि दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे एक फिगर दिया गया है और मुझसे कहा है कि इसका नेक्स्ट यहाँ पर क्या फिगर आएगा, यहाँ पर हमें वो पता करना है, इन चारों में से कौन सा फिगर आएगा। तो चलिए देखते हैं अब कौन सा फिगर आएगा यहाँ पर। इसके लिए पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ यहाँ पर, इस तरह से ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूँ इनको, तो यहाँ पर एक सर्किल है ये, नेक्स्ट फिगर में ये सर्किल 1 प्लेस लेफ्ट में यहाँ आ गया है, उसके उसके नेक्स्ट फिगर में ये 2 प्लेस लेफ्ट में यहाँ आ गया है, उसके बाद ये केवल 1 प्लेस लेफ्ट में यहाँ आया है, और फिर ये 2 प्लेस लेफ्ट में यहाँ आया है। यानी नेक्स्ट में जो होगा तो ये यहाँ से 1 प्लेस लेफ्ट जाएगा केवल, तो ये आ जाएगा यहाँ। इसी तरह से अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल देखूँ तो ये यहाँ था, फिर ये 2 प्लेस लेफ्ट में गया है, फिर ये 1 प्लेस लेफ्ट में गया है, उसके बाद ये फिर से 2 प्लेस लेफ्ट में गया है, और यहाँ ये 1 प्लेस लेफ्ट में गया है। यानी कि अब ये जाएगा 2 प्लेस लेफ्ट में, और यहाँ से 2 प्लेस लेफ्ट होता है यहाँ, यानी कि क्वाड्रिलेटरल होगा यहाँ। उसी तरह से डॉट्स हैं, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 3 फिर 4, तो यहाँ होने चाहिए 5, इस तरह से, यानी ऐसा फिगर बनेगा। और ऐसा फिगर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे दिख रहा है ये मेरे फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही मेरा सही जवाब हो जाएगा। हमसे कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, यानी जिस तरह 10 30 से संबंधित है उसी तरह 68 किससे संबंधित होगा, इन चारों में से मुझे वही देखना है। तो चलिए हम देखते हैं पहले 10 और 30 के साथ में क्या लॉजिक लगा है। अगर मैं 10 को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 2, तो ये हो जाता है 10। इसी तरह अगर मैं 30 को लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब प्लस 3, तो ये हो गया 30। उसी तरह अगर 64 68 को देखूं तो ये हो गया 4 का क्यूब प्लस 4, तो ये हो गया 68। यानी अगला जो आना चाहिए वो आना चाहिए 5 का क्यूब प्लस 5, तो 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 5 130, और ये मुझे दिया है मेरे चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन ही हो जाएगा मेरा सही जवाब। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की।
हमारा अगला क्वेश्चन में उससे हम तो अपने अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जिस तरह ये सेल्सियस तापमान से संबंधित है उसी तरह यहाँ रिक्त स्थान पर कौन से दो शब्द आएंगे। तो सेल्सियस में हम मापते हैं तापमान को, और अगर ऑप्शन में मैं देखूं तो यह है किलोमीटर दूरी, यानी किलोमीटर में हम मापते हैं दूरी को। तो यही मेरा सही जवाब हो जाएगा, किलोमीटर में हम मापेंगे दूरी, तो यही मेरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है कि एक निश्चित कूट में टीआईएम को आरजीके के रूप में कूटबद्ध किया गया है, उसी प्रकार से पेन को कैसे कूटबद्ध किया जाता है। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ मैं लिखता हूँ TIM। अब देखते हैं RGK, तो इनमें क्या संबंध है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये -2 है इसकी प्लेस वैल्यू, ये भी -2 है और ये भी -2 है, यानी कि -2 का ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो यहाँ मैं देखता हूँ PAINE, तो P से -2 करेंगे तो ये हो जाएगा N, A से -2 करेंगे तो ये Y हो जाएगा, I से -2 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा G, N से -2 करेंगे तो ये L हो जाएगा, और E से करेंगे तो हो जाएगा C। यानी मेरा सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा NYGLC, और NYGLC मुझे दिया है मेरे फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो हमारा जो कथन है वो है कि कुछ शर्ट मोजे हैं, और फिर है कोई मोजा लाल नहीं है, और निष्कर्ष है कि कुछ मोजे शर्ट हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कोई शर्ट लाल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं वेन डायग्राम से। तो उसके लिए पहले फिगर बना लेते हैं। शर्ट और मोजे में कुछ का संबंध दिया है, तो कुछ के संबंध के लिए फिगर बनता है इस तरह से। फिर कोई मोजा लाल नहीं है, तो एक नेगेटिव संबंध बनेगा, तो वो इस तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं, हमसे कहा है कि कुछ शर्ट मोजे हैं, तो शर्ट को S से लिखता हूँ और मोजे को M से। तो कुछ शर्ट मोजे हैं, तो ये जो भाग है ये कुछ को सम को रिप्रेजेंट करता है, कुछ के संबंध को। और फिर कोई भी मोजा लाल नहीं है, तो ये है लाल को मैं R से रिप्रेजेंट करता हूँ, कोई भी मोजा लाल नहीं, यानी मोजे और लाल का जो रिलेशन है वो है नेगेटिव। अब देखता हूँ मैं निष्कर्ष क्या है। कुछ मोजे शर्ट हैं, तो कुछ मोजे शर्ट हैं, सही बात है, क्योंकि ये पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसी का रिवर्स है कि कुछ मोजे शर्ट हैं, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। दूसरा है कोई शर्ट लाल नहीं है, तो कोई भी शर्ट लाल नहीं है, तो हमें शर्ट और लाल का तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, तो ये हो जाएगा गलत। यानी मेरा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, और ये है मेरे ऑप्शन 4 में। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो ये है हमारा पेगासस लर्निंग एकेडमी, लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये नोटिफिकेशन के लिए घंटे वाला आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली बार जब वीडियो डाउनलोड करें हम तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है। इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कागज है जो कि इस तरह था, इसे पहले आधा मोड़ा गया, फिर जो जितना बचा उसको भी आधा मोड़ दिया गया, और फिर इस पर एक ट्रायंगल बनाया गया है। ये ट्रायंगल इस तरह से है, आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा दूं, ये इस तरह से एक ट्रायंगल है।
और हमसे कहा है कि जब इस कागज को खोलेंगे तो कैसी आकृति बनेगी। तो जब इस कागज को खोलेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा इस तरह, यहाँ पर एक बनेगा, यहाँ पर, और एक बनेगा यहाँ पर। यानी कि चारों का जो शीर्ष होगा वो केंद्र की ओर होगा, और ऐसी आकृति मुझे दिख रही है मेरे ऑप्शन नंबर जो 4 है मेरा, इसमें मुझे ऐसी आकृति दिख रही है। ऑप्शन 4 जो है मेरा ये, इसमें मुझे बिल्कुल ऐसी आकृति दिख रही है जैसी उत्तर के लिए मुझे चाहिए। तो यही मेरा हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 17 में मुझसे कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो क्वेश्चन में मुझे ये कहा गया है कि जिस तरह से ये शब्द इससे संबंधित है उसी तरह ब्यूटीफुल किससे संबंधित होगा इन चारों में से, वो देखना है। तो पहले मैं देखता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये है ROSEBERRY, और इसका हो गया है SEBERRYRO। यानी इसको अगर मैं ठीक से देखूं तो ये यहाँ से सभी शब्द इस तरह से चल रहे हैं, और ये शुरू के दो जो हैं R और O, इनको यहाँ पीछे उठाकर रख दिया गया है। तो इसी तरह का पैटर्न ब्यूटीफुल में भी फॉलो होना चाहिए। तो देखते हैं, BEAUTIFUL। तो देखते हैं यहाँ से AUTIFUL, और ये B और E। तो ये मेरा सही पैटर्न यही होना चाहिए, इस तरह से। ये इस तरह का पैटर्न होगा, और बाकी ये दोनों शब्द इस तरह से। और AUTIFULBE अगर मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है मेरे सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन मेरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीचे दिए गए कथनों के बाद निष्कर्ष 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो पहला कथन है मेरा कि सभी आंख पुतली हैं, सॉरी सभी आंख की पुतली कॉर्निया है। और दूसरा है कि कुछ कॉर्निया लेंस हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि सभी लेंस रेटिना हैं। उसके बाद मुझे निष्कर्ष दिए गए हैं कि कुछ रेटिना कॉर्निया है, कुछ रेटिना आंख की पुतली है, कुछ लेंस आंख की पुतली है, कुछ कॉर्निया रेटिना है। तो चलिए इसे हम करते हैं। इसे करने के लिए हम बनाएंगे पहले वेन डायग्राम। यहाँ पे मुझे कितने एलिमेंट दिए गए हैं, आंख की पुतली, कॉर्निया, लेंस और रेटिना, 4। सभी आंख की पुतली कॉर्निया है, तो इसमें ऑल का रिलेशन लगेगा। तो ये इस तरह से कि सभी आंख की पुतली कॉर्निया है। फिर कुछ कॉर्निया लेंस हैं, यानी कुछ कॉर्निया लेंस है। फिर दिया है कि सभी लेंस रेटिना है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि सभी आंख की पुतली, तो पुतली को मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ। सभी आंख की पुतली कॉर्निया है, कॉर्निया को C से। कुछ कॉर्निया लेंस है, तो ये कुछ कॉर्निया जो है ये लेंस है। और फिर था कि सभी लेंस रेटिना है, सभी लेंस रेटिना है, रेटिना को R से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इस तरह का संबंध है। तो जैसा कि सभी आंख की पुतली को कॉर्निया और लेंस का संबंध ये रहा कुछ का। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ रेटिना कॉर्निया है, तो कुछ रेटिना कॉर्निया है, यानी ये जो है ये रेटिना कॉर्निया है। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है कुछ रेटिना आँख की पुतली है,
तो कुछ रेटिना जो है ये आँख की पुतली है, तो रेटिना और आँख की पुतली का कोई संबंध नहीं दिया है हमें, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कुछ लेंस आँख की पुतली है, कुछ लेंस आँख की पुतली है, तो लेंस और आँख की पुतली का भी हमें कोई संबंध नहीं दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है कुछ कॉर्निया रेटिना है, यानी कुछ कॉर्निया जो है ये रेटिना है, तो बिल्कुल सही बात है, ये संबंध कॉर्निया और रेटिना का है, यानी कि ये भी हो जाएगा सही। तो मेरा जो सही जवाब आएगा इसका वो आएगा कि केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है, तो असंगत अक्षर समूह का चयन करें। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 4 जो ऑप्शन दिए गए इनमें से 3 एक जैसे हैं, बाकी के अलग हैं। तो चलिए देखते हैं हम इनमें क्या है। पहले तो मैं देखता हूँ STAY, तो STAY की प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। ये 19 है, ये 20 है, ये 1 है, ये 25 है। अगला मैं देखता हूँ अवे, तो AWAY, तो ये 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू इसकी 23 होती है, इसकी 1 है, इसकी 25 होती है। अब देखते हैं क्ले, CLAY, तो C की 3 है, L की 12 है, एक A की 1 है और 25 Y की 25 है। अब देखते हैं ट्रे की, TRAY, तो T की 20 है, R की 18 है, A की 1 है और इसकी 25 है। तो जब मैं चारों ही ऑप्शन को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ कोई भी पैटर्न फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मुझे पर अगर मैं देखूँ इन चारों शब्दों को ध्यान से, तो इनमें ए छोटा है, इन चारों में ए छोटा बना हुआ है। तो अगर मैं इसे देखता हूँ कि सब में केवल एक ही ए है अवे को छोड़कर, यानी अवे में 2 ए दिए गए हैं, यानी कि ये अवे जो है यही इन चारों में से एक अलग हो जाएगा, असंगत। तो मेरा जो सही जवाब हो जाएगा असंगत वाला वो हो जाएगा ऑप्शन 2, अवे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है, तो इसमें भी हमें असंगत का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें असंगत किस तरह से हम फाइंड करेंगे। मैं एक काम करता हूँ कि इन सब का कर लेता हूँ मैं सम, 3 + 5 + 6 + 8, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, 5 19 और 3 22। नेक्स्ट है मेरा 2 + 3 + 4 + 8, तो हो जाएगा 8 और 4 12, 3 15 और 2 17। नेक्स्ट है मेरा 6 + 3 + 8 + 8, तो हो जाएगा 8 और 8 16 और 6 22 और 3 25। और नेक्स्ट है मेरा 1 + 2 + 3 + 8, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 3 13 और 1 14। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं कि 22 25 और 14 ये तो कंपोजिट नंबर्स हैं, और 17 जो है ये है एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2348, यानी ऑप्शन 2। हालांकि एसएससी ने इसका राइट आंसर 4 दिया था, पर इसमें कोई लॉजिक बनता नहीं है, लॉजिक हमारा बनना है ऑप्शन 2 में। तो मेरे तरफ से तो ये ऑप्शन 2 ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में मुझसे कहा है कि 4 लड़के ABCD और 4 लड़कियां PQRS मैरी गो राउंड का खेल इस प्रकार खेल रहे हैं कि उनका मुख जो है वो केंद्र की ओर है और वे एक व्रत में है। कोई भी 2 लड़कियां या 2 लड़के एक दूसरे के समीप नहीं हैं। और फिर यहाँ कहा गया है कि ए आर के समीप बाईं ओर है जो कि क्यू के विपरीत है। पी और क्यू के मध्य केवल सी है, पी एस के विपरीत है जो कि बी के समीप दाईं ओर है। हमसे क्वेश्चन का करा है कि यदि आर और एस के मध्य केवल बी हो
तो बी के विपरीत कौन होगा? तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम बना लेते हैं एक सर्किल, क्योंकि सर्किल पर ही बेस्ड है। तो ये हो गया हमारा सर्किल, और सर्किल में जो लोग हैं वो हैं 4। तो ये 4 लोग इस तरह से हो गए, सॉरी 8 लोग हैं, 4 लड़के और 4 लड़कियां। अब हमसे कहा गया है कि ए आर के समीप बाईं ओर है। तो ये आर हो गया, तो ए आर के समीप बाईं ओर ये यहाँ हो जाएगा। जो जो कि क्यू के विपरीत है, यानी क्यू जो है वो आर के विपरीत है। ये जो का जो प्रयोग होता है ये होता है इसके लिए, आर के लिए, दूसरे शब्द के लिए, कि ए आर के समीप बाईं ओर है जो कि क्यू के विपरीत है। तो अब अगला है कि पी और क्यू के मध्य केवल सी है। तो क्यू यहाँ है और इनके मध्य सी है, तो या तो सी यहाँ होगा या यहाँ होगा, और पी या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। पी एस के विपरीत है जो कि बी के समीप दाईं ओर है। यानी अगर पी यहाँ है तो एस यहाँ होना चाहिए, और पी यहाँ है तो एस यहाँ होना चाहिए, जो कि बी के समीप दाईं ओर है। बी के समीप दाईं ओर, तो बी के समीप दाईं ओर, तो बी यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। बी के समीप दाईं ओर। अब हमसे कहा है कि यदि आर और एस के मध्य केवल बी है तो बी के विपरीत कौन है। तो अगर आर यहाँ है और आर और एस के मध्य में बी है, तो यहाँ तो ए फिक्स है, तो यानी एस यहाँ होगा। एस यहाँ होगा तो पी यहाँ नहीं होगा, पी यहाँ नहीं होगा तो एस यहाँ नहीं होगा। तो हमसे कहा है कि आर और एस के मध्य केवल बी है, तो बी के विपरीत कौन है। चलिए देखते हैं, पहले इस पूरे सेटिंग अरेंजमेंट को देख लें। पी और क्यू के मध्य केवल सी है। अगर पी और क्यू यहाँ है तो सी यहाँ होगा, तो बी यहाँ नहीं होगा। और सी अगर यहाँ होगा तो यहाँ बी होगा, सॉरी यहाँ डी होगा, यहाँ सी नहीं होगा। इनका जो सही अरेंजमेंट हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। तो हमसे पूछा है बी के विपरीत होना, तो बी के विपरीत हो जाएगा सी, और सी मुझे दिया है मेरे थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही जवाब। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। तो मुझे एक सीरीज दी गई है यहाँ पर 0.3, 0.8, 2.3, 4.8, और मुझे देखना है यहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, पहले सीरीज को लिख लेते हैं। ये 0.3 है, ये 0.8 है, ये 2.3 है, ये 4.8 है। तो अगर मैं देखूँ कि इसमें कौन सा पैटर्न है, तो यहाँ पर ये आ रहा है 0.5, यहाँ आ रहा है 1.5, यहाँ आ रहा है 2.5, तो यहाँ अगला जो आना चाहिए वो आना चाहिए 3.5। जब 4.8 में हम 3.5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8.3। यानी यहाँ जो ब्लैंक स्पेस में आएगा वो आएगा 8.3, और 8.3 मुझे दिया है मेरे पहले ऑप्शन में, तो ये मेरा हो जाएगा सही जवाब। है कि भाई उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। यानी मुझसे कहा है कि ये कोई आकृति है, अरे यहाँ पर ये 7 है, 7, और ये एम एन रेखा पर कोई दर्पण रखा है। तो मुझे पता करना है कि दर्पण के दूसरी ओर यानी यहाँ पर कैसी आकृति आएगी। तो यहाँ पर जो आकृति आएगी वो इस तरह से आएगी कुछ, ये इस तरह से। ये जो आपका जेड है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 7 यूं हो जाएगा, और 2 इस तरह से, और ए इस तरह से। और इस तरह की आकृति मुझे दिख रही है केवल ऑप्शन नंबर 2 में, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही जवाब। तो चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न में छिपी हुई आकृति अंतर्निहित है।
यानी हमें यहाँ क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है और हमें पता करना है कि चारों जो ऑप्शन फिगर हैं इनमें से किस फिगर में ये फिगर छुपा हुआ है। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि चौथे फिगर में ये जो आकृति है ये यहाँ से यूं, फिर यूं और ये, तो ये आकृति छिपी हमारे फोर्थ फिगर में। तो यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए अब हम बढ़ते अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार का चिन्ह, स्टार के चिन्ह इनके स्थान पर कौन से गणितीय चिन्ह आएंगे जिनसे कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, पहले हम देखते हैं ये हमारी इक्वेशन है। तो पहले हम ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। तो 530 पहला हमारा डिवाइड 2, फिर +3, फिर -5 इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से ये हो जाएगा 265 -2 इज इक्वल टू 800। तो ये 800 के इक्वल नहीं होगा, तो ये हो गया रॉन्ग। अब देखते हैं दूसरे में रख कर देखते हैं दूसरे ऑप्शन में। तो ये 530 डिवाइड 2 -3 -5 इज इक्वल टू 800। तो ये 265 -8, इन दोनों को जोड़ेंगे -8, ये 800। तो ये भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तो 530 डिवाइड 2 इंटू 3 +5 इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से ये हो गया 265 इंटू 3 +5 इज इक्वल टू 100। तो 265 ये हो जाएगा हमारा 795 +5 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 800, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3, और यही हमारे आज के क्वेश्चन थे। तो यही हमारे आज के क्वेश्चन थे और ये था आपका 6 मार्च 2019 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, उसका ये रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब हम आगे भी ऐसे ही जीडी के और पेपरों के सॉल्यूशन लाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपरों के सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे को। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो प्लीज़ इसे डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या गलत था इस वीडियो में, ताकि हम आगे सुधार कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।